वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस। साथ ही वाइवा के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि आपको किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है। और साथ में हम ये चीज़ भी देखेंगे कि किसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमको दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो कहने को ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन 50 से ज़्यादा ही निकल आएंगे, क्योंकि हम इसके सब पार्ट्स के अलावा जो भी मेरे एक आंसर के अंदर बाकी चीज़ें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एज अ क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। आई एश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर भी और मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो मैं यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं इनको एज अ रेफरेंस यूज़ करूँगा और हम इन पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है कि C++ क्या है, बताओ। तो C++ इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई लेवल का मतलब होता है कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है जो मुझे समझ आ रही है। इसके अपोजिट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लो लेवल का मतलब क्या होता है? लो लेवल का मतलब होता है मशीन कोड, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 0101 वाली जो कोड होता है। मेरी C++ लैंग्वेज के अलावा जो बाकी के लैंग्वेजेस भी है ना, जैसे कि C लैंग्वेज हो गया या फिर मेरा पाइथन हो गया या जावा हो गया, ये सारी की सारी भी मेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। क्योंकि मैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखता हूँ, मुझे समझ आ रहा है कि हैश लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इंक्लूड लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है। तो ये सारी की सारी मेरी क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन जो काफ़ी बेसिक है, पूछा जाता है कि बताओ किसने डेवलप किया है। तो ये एक नाम है जो आपको याद रखना है। इसको अलग अलग प्रोनाउंस कर सकते हो, मैं तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करता हूँ, बिजर्न स्ट्राउस्ट्रॉप, इस तरीके से प्रोनाउंस करता हूँ। हो सकता है गलत प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है। अब बात आती है कि अभी देखो इसमें दो क्वेश्चन निकल के आ गए कि C++ एक तो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा ये किसने डेवलप की, और तीसरा है कि इसके डोमेन्स बताओ, यूज़ केसेस बताओ, एप्लीकेशंस बताओ। ये तीनों क्वेश्चन सेम ही है। एप्लीकेशन का मतलब हो गया कि कहाँ कहाँ पर C++ लैंग्वेज हमारी यूज़ हो रही है। तो हम बता सकते हैं कि अगर मुझे सिस्टम के सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो वहाँ पर मेरी C++ लैंग्वेज यूज़ हो रही है। सिस्टम के सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया? जैसे जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स आते हैं मेरे पास, जैसे कि एक ही नोटपैड हो गया, वो बिल्ट इन आया है, या जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे जो मेरे तैयार किए जाते हैं, ये मेरे तैयार किए जाते हैं C++ लैंग्वेज में। या फिर अगर मैं बात करूं गेमिंग की, तो गेम्स जो तैयार किए जाते हैं गेमिंग डेवलपमेंट के अंदर भी हमारा यूज़ किया जाता है आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फाइनेंस के अंदर भी इसका अच्छा खासा यूज़ आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि C लैंग्वेज और C++ में क्या डिफरेंस होता है, ये बताइए। C लैंग्वेज के अंदर जितने भी फीचर्स थे, अगर मैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले फीचर्स को ऐड कर दूं, तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मेरा हो गया C++ लैंग्वेज। यानी कि C लैंग्वेज मेरी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है या फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, और जो मेरी, नहीं मैंने उल्टा बोल दिया, C जो मेरी है वो मेरी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है। C++ जो है वो मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप जितनी भी चीज़ें करने वाले हो वो सारी की सारी फंक्शंस बना के करने वाले हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, जैसे कि क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ये आपके कोड के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनके मतलब क्या होते हैं। अगर आप इन सारे फीचर्स का यूज़ कर रहे हो तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिख रहा हूँ,
मतलब उस कोड के अंदर ये फीचर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप बोल सकते हो कि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, जबकि सी प्लस प्लस मेरी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का यूज़ कर रहा हूँ। एक एग्जांपल जो आपको याद रखना चाहिए कि सी लैंग्वेज के अंदर जैसे सपोज कीजिए एक बैंक है, बैंक के अंदर हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपको डिपॉजिट करना है, आपको विड्रॉ करना है, या फिर इसके अलावा आपको बैलेंस चेक करना है। तो ये सारी के सारी क्या है कि मैं फंक्शंस बना के कर सकता हूँ। तो मैं सी लैंग्वेज में ईजिली कर सकता हूँ ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत छोटे स्केल्स पे हो रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस बहुत कम है। लेकिन वहीं इसके अपोजिट अगर मैं देखूँ कि एक गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक डिपार्टमेंट हो गया, वाटर का एक डिपार्टमेंट हो गया, डिफेंस का एक डिपार्टमेंट हो गया, तो उसके अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में क्या करते हैं हम कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने फीचर्स है। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये है कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हमको दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाना, दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शंस या प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखना, क्योंकि वो तो ठीक तरीके से काम कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कि जो मेरा पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है उस यानी कि उस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। जबकि अगर आप यही सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट ना बनाकर करते, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में करते, यानी कि सी लैंग्वेज में करते, तो मतलब है कि आपको बहुत सारे फंक्शंस लिखने पड़ते, और अगर वो फंक्शंस पैरामीटर पास करते हैं आपस में या इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपको पूरा का पूरा कोड देखना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ले लेगा। तो मेरे को डिफरेंस पता चल गया कि सी लैंग्वेज मेरी प्रोसीजरल होती है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, और जो सी प्लस प्लस होता है वो मेरा सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है। यही सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि की फीचर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के। तो आपको याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले फीचर्स होते हैं वही की फीचर्स होते हैं। कि मेरा 4 पिलर्स जो आपको याद रखने हैं, वो 4 पिलर्स क्या है कि इनहेरिटेंस एक फीचर है जो होता है, की फीचर है जो पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो ये आपको याद रखने हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ये भी बता सकते हो अगर की फीचर्स पूछा जाता है आपसे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम का मतलब होता है लिखने का तरीका है। जैसे सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी, उसको लिखने का एक तरीका था, ऐसे ही सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है जिसको लिखने का एक तरीका है। तरीका क्या है कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है ना, तो उस आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के ही करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, क्लास कीवर्ड आप लिखोगे, उसके बाद क्लास का नाम लिखोगे, है ना, और उसके बाद उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। यानी कि 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता पाऊँ वो हम इसके अंदर ये कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्लास कीवर्ड लिखते हैं हम, उसके बाद यहाँ पर मेरा क्लास का नाम आ जाएगा, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़ पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ फंक्शंस। तो ये दोनों चीज़ें मेरी क्लास के अंदर आ जाती है। और इस क्लास का मेरे को क्या बनाना पड़ता है, इस क्लास का बनाना पड़ता है मेरे को एक ऑब्जेक्ट, जिसके थ्रू मैं फंक्शंस को एक्सेस कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ना मेरा, ये सिंटैक्स मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक पैराडाइम हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लिखने का एक पैराडाइम, ये सिंटैक्स। जबकि आप जावा के अंदर देखोगे, पाइथन के अंदर देखोगे, तो हर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें पैराडाइम अलग होता है ना। अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आपको मोस्टली यही देखने को मिलेगा कि क्लास लिखते हैं, क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, और फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड ऑब्जेक्ट एंड डेटा। यानी कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं मेरी, वो ऑब्जेक्ट और डेटा के अराउंड ही होगी। मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उस ऑब्जेक्ट की मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उस ऑब्जेक्ट के मेरे कुछ फंक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, मेरे पास एक रिमोट है,
इस रिमोट को मैंने बोल दिया कि भाई ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई कि ब्लैक कलर है, इस पर्टिकुलर कंपनी का है, इसमें 40-50 बटन है, ये सारी की सारी क्या हो गई, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हो गई। और इसके फंक्शंस क्या हो गए कि हम ऑन कर सकते हैं चीज़ों को, ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई मेरी, ये मेरे फंक्शंस हो गए। तो इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही सारी की सारी चीज़ें मेरी घूमने वाली है। तो ये मेरा हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अंदर हमें याद रखना है कि क्लास और ऑब्जेक्ट तो हम लिख ही रहे हैं, साथ में जो मेरे 4 पिलर्स होते हैं वो भी मेरे कोड के अंदर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो मैं कहूँगा कि हाँ, हमने प्रॉपर अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो अचीव की है अपने कोड के अंदर। तो ये 4 फीचर्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये 4 फीचर्स यहाँ पर भी हमने लिखे हुए हैं। इट फोकसेस ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कि आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो लिख लिया, इसके बाद इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म ये भी दिखना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ क्लास इन C++, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। देखो क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है एक, मतलब ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब है नक्शा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक डिज़ाइन तैयार किया, ये मैंने एक डिज़ाइन तैयार कर दिया और मैंने यहाँ पे एक पावर बटन बना दिया। अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं एक पेपर के ऊपर सारी की सारी चीज़ें बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने होम का बटन दे दिया बीच में H, और फिर यहाँ पर इस तरीके से मैंने एरो दे दिया। ये मेरा एक रिमोट की तरह बन गया। यानी कि ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने डिज़ाइन बना दिया। एक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डिज़ाइन होता है ना, उस डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जब और इस डिज़ाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखो अब अगर मैंने किसी पेपर के ऊपर डिज़ाइन बनाया है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ है कि अच्छा इसके अंदर कितने बटन्स है, अगर हम काउंट करें तो 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रॉपर्टीज़ में बटन कितने हो गए, बटन हो गए मेरे पास 15। साथ में फंक्शन की बात करूँ तो मेरे को पता है इसमें ना ये ऑन ऑफ करने वाला एक फंक्शन हम डालने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ एरो के निशान से मैं आगे जा सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि अभी तो ये मेरा, जब तक ये पेपर के ऊपर है, जब तक ये डिज़ाइन है, मेरा हो गया क्लास। और अगर मैंने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, जैसे ये मेरा पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा रियल लाइफ चीज़ हो गई। जैसे यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी होगी कि क्लास तो मेरा एक ब्लूप्रिंट हो गया फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले जो नक्शा तैयार किया जाता है, जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वो मेरा है आपका क्लास। इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, वही चीज़ लिखी हुई है। एट्रीब्यूट मतलब प्रॉपर्टीज हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक एंटिटी इन मेमोरी। यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक एग्जाम्पल है क्लास का, इंस्टेंस है क्लास का, ठीक है। जैसे ये मेरा डिज़ाइन हो गया और इस डिज़ाइन की मैंने कॉपी करके एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। यानी कि ये मेरा डिज़ाइन है, इसके बेस पे मैंने एक रिमोट तैयार कर लिया। तो ये जो मैंने रिमोट तैयार किया है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन C++। ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो 2 तरीके से। आपके पास एक कीवर्ड होता है, एक सेकेंड दीजिए मेरे को। आपके पास एक कीवर्ड होता है न्यू कीवर्ड। इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप बता सकते हो, जो भी आपका वाइवा ले रहा होगा, कि मेरे पास एक तरीका होता है न्यू कीवर्ड। इस न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि सबसे पहले आप लिखोगे क्लास का नाम, जैसे सम नाम की एक क्लास है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार नाम की एक क्लास है। तो ये कार जो मेरी क्लास है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया BMW, बस इसके बाद आपको ऐसे सेमीकोलन लगा देना है। तो ये जो BMW है ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट और ये मेरा हो गया क्लास। यानी कि आपको क्लास का नाम लिखना है सबसे पहले, फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। ये मेरा डॉट ऑपरेटर होता है जिसकी हेल्प से मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ है या जो भी उसका बिहेवियर है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपको ये याद रखना है डॉट ऑपरेटर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, हाउ डज इट प्रमोट कोड रीयूजिबिलिटी। तो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले इनहेरिटेंस को समझते हैं कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म जिसके अंदर हम जो पहले से एग्जिस्ट है ना चीज़, उसके अंदर कुछ नए फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। जैसे इसी वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये मेरे पास किसी कंपनी का रिमोट है। इस रिमोट के अंदर यहाँ पर ये एरो के निशान है, देखो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी डिज़ाइन को उठाया, मैंने कुछ नया नहीं बनाया, ठीक है। नए बनाने से पहले मैंने क्या करा, इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे उठा लिया और यहाँ पर जो जो चीज़ें इसके अंदर है वो चीज़ें तो रहेगी, यानी कि इसके अंदर आएगी। जैसे यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए बटन हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ये होम वाली बटन हो गया, ये मेरा ऊपर ये इस तरीके से, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें दे दी, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है, हमने यहाँ पे म्यूट का बटन दे दिया, ठीक है। म्यूट के बटन के अलावा हमने यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एक बटन दे दिया, हमने यहाँ पर यूट्यूब का एक बटन दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी फीचर्स थे ये सारे के सारे मैंने क्या करे, इनहेरिट कर लिए। यानी कि ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कॉपी करा और उसमें कुछ अपने एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया इनहेरिटेंस। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरे को इसके लिए कोड नहीं लिखना पड़ा। इसके लिए जो मैंने कोड लिखा था पहले, मैंने उसी को इनहेरिट कराया है। वरना क्या होता कि मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाला बटन हो गया, ये एरो के निशान हो गए, सबके लिए कोड लिखना पड़ता दोबारा से। तो कोड रीयूजिबिलिटी हो जाती है मेरी अगर मैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच अ न्यू क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी एग्जिस्टिंग क्लास हो गई। इस एग्जिस्टिंग क्लास से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ बिहेवियर को एक्वायर कर लिया। तो ये मेरा हो गया इनहेरिटेंस। और इससे क्या होता है, इससे कोड रीयूजिबिलिटी बढ़ती है हमारी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस सपोर्टेड इन C++ विद एग्जांपल्स। तो हमारे जो इनहेरिटेंस के टाइप्स है वो आप बता सकते हो कि सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड है और हेरेरिकल इनहेरिटेंस है। तो ये 5 इनहेरिटेंस आपको याद रखने हैं। ये 5 तरीके होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से फीचर्स या हम कह सकते हैं कि जो आपका बिहेवियर प्रॉपर्टीज होता है उनको एक्वायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, अब पॉली का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि मैनी फॉर्म्स। सिंपल बोला जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब है कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि हमको पता है कि ह्यूमन एक क्लास है, उस ह्यूमन क्लास का एक मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। अब मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अगर बिहेव करता हूँ तो वो पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है रियल लाइफ में। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ पर मैं बिहेव करूँगा एज अ स्टूडेंट। अगर मैं घर वापस जाता हूँ तो मैं वहाँ पर बिहेव करूँगा एज अ फैमिली मेम्बर। अगर मैं किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता हूँ तो मैं वहाँ पर बिहेव करूँगा एज अ एम्प्लॉय। तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट तो एक ही है, यानी कि मैं, लेकिन मैं अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट जिसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि हम बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे। हम ऐसा नहीं कर रहे कि भाई कोई बंदा अगर स्कूल या कॉलेज जा रहा है तो उसके लिए मेरा अलग ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा सेम है, काम वो अलग अलग तरीके से कर रहा है, बिहेव अलग अलग तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये होता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट, जिसमें यही चीज़ है कि पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन सुपर क्लास। यानी कि मेरे पास एक सुपर क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वही मेरा अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो आप बोल सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म का ये मतलब होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम के अंदर आपको याद रखना है कि आपकी दो चीज़ें होती है, ठीक है।
यानी कि कंपाइल टाइम को आप अचीव, पहले पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। कंपाइल टाइम का मतलब होता है कि जब आप कंपाइल कर रहे हो ना तब ही आपको सारी की सारी चीज़ें पता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ें फिक्स ले ली, मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, तो मेरे कंपाइलर को पता है कि अगर वो दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं तो मैं कह सकता हूँ कि वो 8 बाइट्स लेंगे, 8 बाइट से ज़्यादा वो नहीं ले सकते। तो कंपाइल टाइम पे ही हमको पता है सारी की सारी चीज़ें। रन टाइम का मतलब है कि भाई अपने को नहीं पता, यूज़र डालेगा कि यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, यूज़र ने डाला कि 5 नंबर्स है, 5 इंटीजर नंबर का मतलब है कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस एलोकेट होगा वो 20 बाइट होगा, क्योंकि मेरा जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट एलोकेट करता है। तो ये क्या हो गया, आपका रन टाइम हो गया। अब जब हम कोड लिखते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म को लिखने का भी एक तरीका होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर आपको अचीव करना है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जब आप अचीव करोगे तो आपके कोड के अंदर 2 चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली है कि आप अचीव किस किस तरीके से कर सकते हो, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग करते हो। अगर आपने कोड के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग दिखाई हुई है तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मेरा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग 2 चीज़ें होती हैं जिससे आप बोल सकते हो कि ये 2 चीज़ों से आप कंपाइल टाइम अचीव कर सकते हो। दूसरा आता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अंदर आपको क्या देखना है, इसके अंदर आपको वर्चुअल फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती है, बेस क्लास पॉइंटर, ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, जो हमें करना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा हमें एक वर्चुअल फंक्शन बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाना पड़ेगा वर्चुअल फंक्शन, हमें बनाना पड़ेगा बेस क्लास के अंदर, क्योंकि जब हम बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को लगाते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि हर बार हमारी बेस क्लास कॉल होती है, जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए ड्राइव क्लास कॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम किसका बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं ड्राइव क्लास का। तो हम कह सकते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपको अचीव करना है तो आपको क्या क्या याद रखना है कि बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट उसके अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपको उसके अंदर वर्चुअल फंक्शंस क्रिएट करने चाहिए और उसके अंदर आप क्या करोगे, फंक्शन ओवरराइडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन ओवर, ये 3 चीज़ें हो गई, बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट, फंक्शन ओवरराइडिंग, और साथ में मेरा हो गया तीसरी चीज़ क्या हो गई कि वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए बेस क्लास के अंदर। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकता हूँ, जबकि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के 2 तरीके हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग है और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फंक्शन का आपका जो नाम होगा वो सेम होगा, लेकिन जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर देखो, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड, मेरा फंक्शन का नाम है, यहाँ पर भी मेरा फंक्शन का नाम है ऐड। रिटर्न टाइप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप आपका अलग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो, ये दोनों आर्ग्यूमेंट जो है मेरे वो किस तरीके के हैं, वो मेरे हैं इंटीजर टाइप के, और यहाँ पर दोनों आर्ग्यूमेंट है मेरे फ्लोट टाइप के। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि अगर यहाँ पर ये 2 चीज़ें तो लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ इंटीजर ऐड और मैंने यहाँ पर लिख दिया इंटीजर ए और कोमा लगा के मैंने लिख दिया फ्लोट बी, आप देखोगे कि पहला आर्ग्यूमेंट अलग है, दूसरा आर्ग्यूमेंट अलग है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फ्लोट है, यहाँ पे दोनों इंटीजर है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक इंटीजर है और आपका एक फ्लोट है। तो ये भी क्या होगा आपका, ये होगा फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग में आपका जो फंक्शन का नाम होता है वो सेम होता है और जो उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं। तो ये मेरा सिंपल सा हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल में आप ये लिख के बता सकते हो। अगली चीज़ है मेरी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब देखो ऑपरेटर जो मेरे होते हैं ना, ऑपरेटर्स मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि मेरे पास एक ऑपरेटर है, ये मेरे पास प्लस नाम का एक ऑपरेटर है, ये किस काम आता है, जनरली इस 2 इंटीजर को हमको ऐड करना है, 2 फ्लोट को हमें ऐड करना है। तो हमने क्या बोला 2 + 3, ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा ऑपरेटर हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया, जो किस काम आ रहा है, दो नंबर्स को ऐड कराने के काम आ रहा है। अगर मैंने इस पे थोड़ा सा बर्डन डाल दिया, जैसे ऑफिस में होता है ना कि सपोज करो मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और 9 to 5 तो मैं काम ही कर रहा हूँ, और साथ में ना मेरे बॉस ने बोला कि ये एक नया प्रोजेक्ट आया है, 9 to 5 तो आपको काम करना ही है, साथ में इस पे भी काम करना है। तो अब क्या हो गया कि वर्कलोड ज़्यादा हो गया ना, यानी कि ओवरलोड हो गया कि भाई तुम 9 to 5 तो कर ही रहे हो, साथ में ओवरलोड काम का। अब मेरे दोस्त ने पूछा कि क्यों परेशान है, फिर मैं बता रहा हूँ कि यार ऐसे ऐसे ना प्रोजेक्ट मिला है। तो क्या हो गया कि ओवरलोडिंग हो गई। ऐसे ही अगर ये प्लस जो मेरे पास ऑपरेटर है ये इंटीजर को ऐड कर रहा है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमने बोला कि तू इंटीजर को तो ऐड कर रहा है, साथ में एक काम करिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखा। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस तरीके से, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है 2 + 3i और 5 + 6i। अब ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये मेरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 2। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करूं तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरी हो गई ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि ये मेरा ऑपरेटर है, इसको हमने ओवरलोड कर दिया, यानी कि एक एक्स्ट्रा काम दे दिया। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये मेरा होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पर देखो ऑपरेटर प्लस ये हमारा है जिसका, यानी कि ये प्लस ऑपरेटर हम लास्ट में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि कंपाइलर को पता चल जाता है कि यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है, ठीक है। अब ये इनबिल्ट होता है तो आपको इसकी दिक्कत नहीं लेनी, आप इस एग्जांपल से समझा सकते हो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है। अगली चीज़ है मेरी एक्सेस स्पेसिफायर। क्या होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर? मेरे पास 3 होते हैं, पहला है पब्लिक, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड। यूज़ क्यों करता हूँ मैं इनको, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्यों ज़रूरत है, मुझे मेरे डेटा को प्राइवेट करने की क्यों ज़रूरत है, मुझे मेरे डेटा को प्रोटेक्टेड करने की क्या ज़रूरत है, या फिर मुझे मेरे फंक्शंस को पब्लिक करने की क्यों ज़रूरत है। हमेशा याद रखना कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मेरी क्लास के अंदर मैं 2 चीज़ें लिखता हूँ। पहली चीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़, दूसरी है फंक्शंस। मैं हमेशा जो ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है डेटा, यानी कि ये जो डेटा होगा मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि मैं इसको प्राइवेट करूं। यानी कि अगर मेरे को इसको एक्सेस स्पेसिफायर देना है तो मैं इसको दूंगा प्राइवेट, और साथ में जो मेरे फंक्शंस है उसको मैं बोलूंगा पब्लिक। क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों। आप दुनिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग्स को देखते हो ना, जैसे आप चाहे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, अगर इसके अलावा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग होगी या सिविल इंजीनियरिंग होगी, इन सब के अंदर जितने भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं ना, उसकी तरफ देखते हैं हम कि क्या है इसके अंदर। वही चीज़ हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉलो करनी होती है। जैसे हम एक टीवी का एग्जांपल लेते हैं या एक एसी का एग्जांपल लेते हैं। टीवी के अंदर डेटा क्या हो गया, टीवी के अंदर डेटा हो गया उसके जितने भी वायर्स है, मदरबोर्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, डेटा हो गया। अगर डेटा को आप प्राइवेट नहीं रखोगे, पब्लिक कर दोगे, पब्लिक का मतलब है कि आप उसको सील बंद करके नहीं दे रहे, है ना। आपका जो टीवी है उसके अंदर ऐसे वायर्स लटके हुए हैं, आपसे बोला गया कि हमने इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक का मतलब ये है कि सबको दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप अपने घर में टीवी देखोगे तो आपको दिखाई देंगे उसके अंदर के वायर्स, नहीं दिखाई देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा डेटा को प्राइवेट करता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि यूज़र डेटा के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करे और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाए। इसलिए डेटा को हमेशा प्राइवेट रखा जाता है। वरना ऐसा हो सकता है ना कि 3 तार लटके हुए हैं, 2 तारों से क्या होता है, टर्न ऑन होता है आपका टीवी, आपने क्या किया, दूसरे की जगह तीसरा तार लगा दिया, तो वो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है ना, कि आपका टीवी चले ही नहीं, आपका टीवी फूक जाए, XYZ रीज़न। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि डेटा को प्राइवेट रखना इसलिए ज़रूरी है। और फंक्शंस को हमेशा मैं रखता हूँ पब्लिक। देखो ये रिमोट है, टीवी का ये रिमोट है, इस टीवी के रिमोट के अंदर ये जितने भी मेरे पास फंक्शंस हैं ना, ये सारे के सारे पब्लिक है, यानी कि आपके पास इसका एक्सेस है। एटीएम मशीन आपने देखी होगी, एटीएम मशीन के अंदर जो भी डिस्प्ले के ऊपर फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं सारे के सारे। लेकिन जो डेटा होता है, डेटा क्या हो गया कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, डेटा हो गया। ये हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है। आप नहीं पता लगा सकते कि आपके दोस्त के अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो मुझे समझ आ गया प्राइवेट पब्लिक क्या होता है। प्रोटेक्टेड की बात करते हैं। प्रोटेक्टेड होता है कि
जहां पर मैं सबको नहीं दिखा रहा चीजें, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोगों को दिखा रहा हूं, है ना। मैंने अपने दोस्त को दिखा दिया, वो होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कि प्रोटेक्टेड कहाँ पे यूज करोगे, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास मेरी एक बेस क्लास हो गई, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर एक मेरी ड्राइव क्लास हो गई। बेस क्लास के अंदर अगर आप डेटा को प्रोटेक्टेड करते हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो डिराइव क्लास के अंदर, है ना। यानी कि एक क्लास के अंदर आपने एक डेटा को प्रोटेक्टेड करा है, दूसरी क्लास से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो। कब कर पा रहे हो? जब जो आपकी डिराइव क्लास है वो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को। तो ये मेरे 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स हो गए जिनका मैं यूज़ क्या करता हूँ, और आप बता सकते हो कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, और आप अलग अलग इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल देके बता सकते हो इस वाली चीज़ को। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन C++ क्लास। देखो, इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंस्ट्रक्टर से पहले ना अपने पास एक चीज़ हुआ करती थी, उसको हम बोला करते थे मेरे पास 2 फंक्शंस हुआ करते थे। एक फंक्शन हुआ करता था गेटर, और एक फंक्शन हुआ करता था मेरे पास सेटर नाम का। सेटर क्या करता था? सेटर मेरी वैल्यूज़ को सेट करता था, गेटर से मैं वैल्यूज़ को गेट कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया, उसके बाद मैं अगली लाइन में इन फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, गेटर और सेटर को। ये कुछ ऐसा हो गया कि यार मैंने ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लिया, उसके बाद में जैसे मैं कार खरीदने के लिए गया, कार मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उस कार को मैं घर ले आया, फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यार इसका जो पेंट है ना कार का, वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं होता। हमें क्या करना है? हमें करना है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो रहा है ना, उसी टाइम पे वैल्यूज इनिशियलाइज हो। लेकिन गेटर सेटर मेथड में क्या होता था? गेटर जैसे सेटर मेथड हो गया, इसमें क्या होता था? पहले हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, यहाँ पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया सम नाम का, सॉरी क्लास हो गई सम नाम की। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1। अब मैं क्या करूँगा? अब मेरा एक फंक्शन है सेटर नाम का, तो मैं क्या करूँगा? S1 डॉट और सेट वैल्यू ऐसे करके, और यहाँ पे मैंने क्या बोला? 2 और 5 को पास कर दिया। अब देखो, ऑब्जेक्ट आपका इस लाइन में क्रिएट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में जाके वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हो कि भाई ए की जो अब जैसे सपोज करो कि मेरा एक ए है और मेरा एक बी है, ए की वैल्यू और बी, ठीक है, इसको आप मान लो कि ये मेरे ऑब्जेक्ट के पार्ट हो गए, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर ए और बी मेरा दिया। या इसको 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 थोड़ा और अच्छा करते हैं, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा। हम इसको ऐसे समझते हैं कि मेरे पास एक रेक्टेंगल कुछ प्रोडक्ट है मेरे पास, रेक्टेंगल ये प्रोडक्ट हो गया मेरे पास, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास 2 चीज़ें हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ है ना और ब्रेथ है, ठीक है, इसको लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं कि ये 2 और 5 मेरा लेंथ और ब्रेथ हो गया। इसको सम की जगह हम कर लेते हैं, सम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, हम लिख देते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है रेक्टेंगल, और उसमें मैंने R1 लिख दिया। इसकी एक लेंथ होगी, इसकी एक ब्रेथ होगी। अब जब आप इस प्रोडक्ट को खरीद के लाओगे मार्केट से, तो लेंथ और ब्रेथ इसकी पहले से आएगी ना, ऐसे तो नहीं है घर आके सेट करोगे। तो यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है, तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आप सेकेंड लाइन में आके ये वैल्यू डाल लो? तो ये है तरीका गलत। यहाँ पर आप हमारा आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर हमारा काम आता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को लिखते कैसे? सिंपल ऐसे कर देंगे भाई कि एक ही लाइन में चीज़ है कि यहाँ पर अगर रेक्टेंगल मेरा लिखा हुआ है रेक्टेंगल और R1, तो यहाँ पर मैंने क्या करा? 2 और 3 डाल दिया। अब देखो, सेम लाइन के अंदर सारी की सारी चीज़ हो गई, तो जो मेरा कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर हम बनाते कैसे हैं? जो मेरे क्लास का नाम होता है वही मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, आप ये बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि कंस्ट्रक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं, तो आप बोल सकते हो 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में भी क्या आता है? सिस्टम कंस्ट्रक्टर आता है और आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आता है।
ठीक है, ये दो आते हैं। उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक चीज़ होती है और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब सिस्टम वाला, अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए बताओ कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता किसी प्रोग्राम में तो क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो आप बोलोगे कि हाँ कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है। सिस्टम कंस्ट्रक्टर मेरा हमेशा कॉल होगा जब भी मैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। ठीक, ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज आती है डिस्ट्रक्टर। क्या होता है? अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन यूज टू रिलीज रिसोर्सेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, आपका ऑब्जेक्ट का कुछ डेटा होगा, वो डेटा मेमोरी के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने लेंथ और ब्रेथ लिया हुआ है, तो ये जो मेरा लेंथ और ब्रेथ है ये दोनों अगर इंटीजर टाइप के हैं तो मेरे को पता है कि दोनों ने 4 बाइट लिया हुआ है, 8 बाइट लिया हुआ है टोटल। अब ये 8 बाइट मेमोरी के अंदर एलोकेट हो गए, मेमोरी फिल होती जाएगी, भरती जाएगी। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय ना करूं, अब जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्टर का क्या काम होता है कि जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो वो मेमोरी को रिलीज कर देता है। अ डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है, ऐसे ही मेरा डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो क्या करता है, रिलीज करता है रिसोर्सेज को व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो और ये कैसे करता है? ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, सॉरी। तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर भी मेरे को पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टर तो वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है, डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है, जो भी रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं उनको रिलीज कर देगा। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन अ शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी इन C++। A shallow copy copies the value of the data members while the deep copy creates a new object and copies the value of data members as well as dynamically allocated memory। देखो इस दोनों के बीच में क्या, अब ये पार्ट किसका है? ये कंस्ट्रक्टर के पार्ट है, ठीक है ना, कॉपी कंस्ट्रक्टर का पार्ट है ये। शैलो कॉपी क्या होता है, डीप कॉपी क्या होता है, इसको 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 एक एग्जांपल से समझते हैं यार। कि शैलो कॉपी के अंदर आप क्या कह सकते हो कि आपका सिर्फ डेटा चेक किया जाता है ना। लेकिन जैसे सपोज करो कि यहाँ पर अगर मैं शैलो कॉपी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा जो A है वो मेरा हो गया आपका 10 है, B मेरा हो गया 20 है। अगर ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, ये मेरा इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है। शैलो कॉपी जो मेरा होगा, शैलो कॉपी, एक सेकेंड यार, शैलो कॉपी के अंदर मेरा ये डेटा टाइप चेक नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कैरेक्टर A इज इक्वल टू 10 और मैंने लिख दिया यहाँ पे कैरेक्टर B इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो शैलो कॉपी की बात करें तो वो आपका ये चीज़ देखेगा। अब ये चीज़ दोनों की सेम है तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन डीप कॉपी की बात करें तो डीप कॉपी में वो ये डेटा टाइप भी देखेगा कि इंटीजर है और यहाँ पर कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये कॉपी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर में आता है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी। तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस तरीके से बता सकते हो कि मेरे डीप कॉपी के अंदर मेरा जो डेटा टाइप होता है वो भी चेक होता है कहीं ना कहीं। अगले क्वेश्चन है हाउ इज मेमोरी मैनेजमेंट हैंडल्ड इन C++, डिस्कस द रोल ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। देखो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो C++ के अंदर मैनुअल है। मैनुअल का मतलब है कि भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे एलोकेट होगी। कि तुम्हारे पास तुमको 2 कीवर्ड दे दिए, हमने एक न्यू नाम का कीवर्ड दे दिया, न्यू नाम का ऑपरेटर दे दिया जो क्या काम करेगा, मेमोरी को एलोकेट कराने का काम करेगा और मेमोरी को डी एलोकेट कराने का काम कौन करेगा, डिलीट ऑपरेटर। मेमोरी को डी एलोकेट कराना क्यों ज़रूरी होता है, ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ होती है मेमोरी लीक की प्रॉब्लम, ठीक है। मेमोरी लीक की प्रॉब्लम होती है, सपोज करो कि जैसे मानो आपके पास एक मेमोरी कार्ड है, उस मेमोरी कार्ड के अंदर आप गाने भरते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा ना जहाँ पर वो मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा। अब जब वो फुल हो जाएगा तो आप बाकी की चीज़ उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि आप न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट कराते जा रहे हो, फिर आपने अगर डिलीट ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया डी एलोकेट कराने के लिए, तो एक टाइम आ जाएगा जब मेमोरी फुल हो जाएगी, फिर आप दूसरी किसी चीज़ को एलोकेट नहीं करा सकते ना, मेमोरी दूसरी किसी वेरिएबल को नहीं करा सकते। तो मेमोरी जो मैनेजमेंट होता है हैंडल C++ में, वो न्यू और डिलीट कीवर्ड की हेल्प से होता है। न्यू से आप एलोकेट करते हो, डिलीट से आप डी एलोकेट करते हो।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन C++। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेट होती है। और हीप वाला जो सेक्शन होता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी रैम होती है वो मेरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। ये मेरा हो गया कोड सेक्शन, और इसके बाद ये मेरा हो गया कोड सेक्शन के अलावा स्टे नहीं, एक सेकेंड, ये हो गया मेरा हीप वाला एरिया, ठीक है। और ये मेरा हो गया स्टैक वाला एरिया। तो स्टैक के अंदर जो मेमोरी मेरी एलोकेट होगी वो कभी भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, हीप के अंदर मेरी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेमोरी यहाँ पर एलोकेट होती है हीप के अंदर वो हम कहते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। और कैसे किया जाता है? पॉइंटर की हेल्प से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि हीप मेमोरी को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको पॉइंटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मेरा होता है कॉन्सेप्ट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, जहाँ पर मैं न्यू ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। और इट प्रोवाइड फ्लेक्स, ये तो पढ़ते रहना, मेरा काम है आपको इस तरीके से समझाना। अब आपको अगर ये समझ में आता है तो आप इस तरीके से भी बता सकते हो वाइवा के अंदर। और अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो फिर डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर आपका थ्योरी का एग्जाम आता है यूनिवर्सिटी का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पॉइंटर्स इन C++, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम रेफरेंस। देखो पॉइंटर्स क्या होता है समझो। पॉइंट दो तरीके के मेरे पास वेरिएबल्स होते हैं, एक मेरे पास होता है डेटा वेरिएबल, दूसरा मेरे पास होता है एड्रेस वेरिएबल। जो मेरे पास डेटा वेरिएबल है ना, डेटा वेरिएबल क्या करता है, जैसे सिंपल इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये डेटा वेरिएबल करेगा आपका यानी कि ये पॉइंटर नहीं है क्योंकि ये आपका डेटा को स्टोर करा रहा है। जबकि पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स आपके एड्रेस वेरिएबल होते हैं, यानी कि एक स्पेशल तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जो किसी दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस होता है ना उसको स्टोर कराते हैं। और उसको लिखते कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा इंटीजर, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर इज इक्वल टू 10, इस ए का कुछ एक एड्रेस होगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल में एड्रेस होते हैं, हम मान लेते हैं 101 है। तो मुझे अगर एक पॉइंटर क्रिएट करना है तो मैं इसे स्टार लगा दूंगा p। देखो अगर मैं स्टार नहीं लगाता, खाली इंटीजर p लिख देता तो क्या हो जाता, ये मेरा नॉर्मल वेरिएबल हो जाता। स्टार लगा दिया तो स्पेशल वेरिएबल हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉइंटर, ठीक है। और इसके अब पॉइंटर यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको एक लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीजर स्टार p इज इक्वल टू %a। ये लाइन लिखने से क्या होगा, ये लाइन लिखने से होगा ये कि इसका जो एड्रेस होगा ना 101, वो आपका यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 101। और ये मेरा हो गया पॉइंटर स्टार p। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या पॉइंटर का अपना एड्रेस भी होता है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और रेफरेंस रह गया। रेफरेंस हमारा होता है इस तरीके से, % का यूज़ हम करते हैं। रेफरेंस का मतलब बेसिकली सिंपल सा ये होता है कि हम कॉपी क्रिएट नहीं कर रहे। कॉपी क्रिएट करने का मतलब है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जब हम पैरामीटर पास करते हैं ना, जैसे सपोज करो मैंने इस तरीके से किया, एक सेकेंड, यहाँ मैंने सम और s1 लिख दिया, उसके बाद मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, फिर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया s1 डॉट ऐड, और मैंने यहाँ से पास कर दिया 2 और 5, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा था इंटीजर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 5। तो आपने यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया, एक कॉपी तो ये हो गई, ठीक है। अब जहाँ पर ये फंक्शन लिखा होगा, सपोज करो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर l और इंटीजर b, या इंटीजर a और इंटीजर b ही लिख लेते हैं। तो जब ये कॉपी होगा, ये वाला 2 यहाँ कॉपी होगा, ये b का 5 यहाँ पे कॉपी होगा, तो होगा क्या कि एक a और b तो मेरे पास यहाँ पड़े हैं जिन्होंने मेरी 4 बाइट ली हुई है, दूसरे a और b मेरे यहाँ पड़े हुए हैं जिन्होंने 4 बाइट ली हुई है, यानी कि 8 बाइट मेरे ये हो गए और 8 बाइट मेरे ये हो गए, अगले 8 बाइट, ठीक है। एक सेकेंड, अगले 8 बाइट मेरे ये हो गए।
तो टोटल 16 बाइट हो गए, जबकि मैं चाहता हूँ कि खाली 8 बाइट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं जहाँ पर रिसीव करूँगा, रिसीविंग एंड पे मैं क्या करूँगा, रिसीविंग एंड पे मैं इस तरीके से लिख दूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर ए जो लिखा है, इसके आगे मैंने M% लगा दिया, इसके आगे मैंने M% लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गए मेरे, ये हो गए मेरे रेफरेंस वेरिएबल्स। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा पॉइंटर्स मेरा हो गया। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉइंटर अर्थमेटिक इन C++। पॉइंटर अर्थमेटिक इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन पॉइंटर्स। सिंपल है कि जो आपका पॉइंटर है, पॉइंटर पे अगर आप एडिशन यूज़ कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हो, डिवाइड यूज़ कर रहे हो दो पॉइंटर्स के साथ में, तो या फिर सिंगल पॉइंटर के साथ में, तो आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे पॉइंटर अर्थमेटिक। ठीक है। एड्रेस को मैनिपुलेट करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ फंक्शन इन C++। फंक्शन क्या होते हैं भाई, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे कि मेरे पास ये रिमोट है ना, तो इस रिमोट के ऊपर जितने भी बटन है ना, हर एक बटन का एक स्पेसिफिक काम है। वो काम क्या है, अगर 1 वाला मैंने दबाया तो इसका स्पेसिफिक काम क्या है, इसका स्पेसिफिक काम है कि ये हमको पहले वाले चैनल पे लेके चला जाएगा। अगर मैंने 2 दबाया तो ये मेरे को सेकंड चैनल पे लेके चला जाएगा, मैंने 3 दबाया तो ये मेरे को थर्ड वाले चैनल पे लेके चला जाएगा। अगर मैंने ये लाल वाला बटन दबाया तो यानी कि मेरा टीवी ऑफ हो जाएगा। यानी कि फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। वो स्पेसिफिक टास्क कुछ भी हो सकता है, एडिशन करने का एक फंक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन करने का एक फंक्शन हो सकता है, डिवाइड करने का एक फंक्शन हो सकता है, या फिर मेरा मॉडुलस का एक फंक्शन हो सकता है। तो ये अलग अलग मेरे फंक्शंस होते हैं। ये मेथड से कैसे अलग है ये चीज़ देखते हैं। अ मेथड इज अ फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद अ क्लास और ऑब्जेक्ट। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम फंक्शंस को लिख, सी लैंग्वेज में हम फंक्शन बोलते हैं, क्लास के अंदर जब हम उसको लिख देते हैं तो हम उसको मेथड बोलने लगते हैं। यानी कि क्लास के अंदर लिखे हुए फंक्शन को हम मेथड बोलेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर जो हमने सिंपल सा फंक्शन लिखा है, मतलब जो कोड लिखा है, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। और मेथड्स को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन, लेकिन हम उसको मेंबर फंक्शन नहीं बोल सकते सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स इन C++। तो पैरामीटर जो होते हैं वो होते हैं पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय एड्रेस। 3 तरीके के हो सकते हैं। पास बाय वैल्यू में क्या करते हो आप, पास बाय वैल्यू में सिंपल आप ऐसे करते हो कि सपोज करो मेरा यहाँ सम लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ए और बी पास कर दिया। ये मेरा क्या हो गया, पैरामीटर पास बाय वैल्यू। दूसरा क्या है, पैरामीटर पास बाय एड्रेस। एड्रेस में आप क्या करते हो, एड्रेस में हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं %A %B। अब देखो ये सेंडिंग ये रिसीविंग एंड पे नहीं है, ये सेंडिंग एंड पे है, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर है ये। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने रिसीविंग एंड पे ऐसा लिखा था। देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने लिखा था रिसीविंग एंड पे, तो इसको रेफरेंस बोल दिया, नहीं, इसको हम यहाँ से पास करते हैं तो हम इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पास बाय एड्रेस। लेकिन तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है पास बाय रेफरेंस, जहाँ पर हम ऐसे पास करते हैं जैसे ए और बी। यहाँ पे पास किया है, यहाँ पे भी सेम ही लग रहे हैं, लेकिन रिसीविंग एंड पे हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड पे हम पास बाय वैल्यू में तो सिंपल ए और बी लिख देंगे, जबकि पास बाय रेफरेंस में हम %A एंड %B लिख देंगे रिसीविंग एंड पे। ये हल्का सा डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है मेरे पास डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। ये हो गया मेरे पास व्हाट इज रिकर्शन। सिंपल है, एक फंक्शन जब अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। ठीक है। और रिकर्शन के अंदर अगर आप एक कंडीशन लगा दोगे तो आप क्या कर सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो। अनटिल और अनलेस एक कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, वरना क्या होगा कि आप एक लूप के अंदर घूमते चले जाओगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है। ये फैक्टोरियल नाम के फंक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर हमने दोबारा से इसी को कॉल कर दिया, यहाँ पर n को n-1 करके कॉल कर दिया बस। यानी कि बार बार यहाँ से ये कॉल होता रहेगा, बार बार। कब तक कॉल होता रहेगा, जब तक ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो जाती है n = 0 वाली।
तो ये मेरा क्या होता है, रिकर्शन होता है। रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। तो इतना याद रखना है कि एक फंक्शन जब अपने आप को बार बार कॉल करता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। देखो जो टेम्पलेट होती है ना वो जेनरिक होती है। जेनरिक का मतलब क्या होता है कि सबके लिए, देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है जेनरिक और एक होता है स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि मैंने बोला कि मैंने कुछ कपड़े खरीदे और वो ना जेनरिक है, मतलब उसको कोई फ्री साइज है, कोई भी पहन सकता है उसको। लेकिन स्पेसिफिक की बात करूँ तो अगर मैंने 10 साल के बच्चे के कपड़े खरीदे तो मैं तो नहीं पहन सकता, तो वो चीज़ होती है जेनरिक। ये जेनरिक वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा कोडिंग के अंदर भी यूज़ होता है, यानी कि फंक्शंस के अंदर अगर हम एक जेनरिक फंक्शन लिख देते हैं तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, जेनरिक फंक्शन से इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं लिखता हूँ इंटीजर ए इंटीजर बी, ये नहीं लिखना। आपको जिस तरीके का डेटा सेंड करना आप उस तरीके का डेटा सेंड करो, ये अपने आप ले लेगा उसको। तो ये होता है जेनरिक। हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन टेम्पलेट्स अलाउ फंक्शन टू ऑपरेट विद जेनरिक टाइप्स, यानी कि फंक्शन का जो टाइप होगा, जैसे फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है ना, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, तो हम उस टाइप को जेनरिक कर देते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है दे इनेबल कोड रीयूज बाय डिफाइनिंग फंक्शन दैट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स, अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकता है। हाउ आर एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड इन C++। एक्सेप्शन क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। एक्सेप्शन होता है कि मेरे कोड के अंदर कुछ मेरी प्रॉब्लम आ रही है, उसको मैं एक्सेप्शन कह देता हूँ। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे मुझे लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो मुझे यूज़र को बताना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मुझे पता है कि कोई नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता, 10 डिवाइड बाई 0 नहीं होता, लेकिन यूज़र को नहीं पता है, तो यहाँ पर मुझे यूज़र को मैसेज लिखना पड़ेगा कांट डिवाइड बाय 0, इस तरीके से ये देना पड़ेगा मुझे यूज़र। कैलकुलेटर के अंदर करके देखना इसको, 10 को डिवाइड करना 0 से, वहाँ लिखा आएगा कांट डिवाइड बाय 0। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखी है, उन्होंने वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैसेज दे रखा है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ये आपको अपने कोड के अंदर करना चाहिए। और कैसे किया जाता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं। ट्राई नाम का कीवर्ड होता है, कैच नाम का कीवर्ड होता है और थ्रो नाम का कीवर्ड होता है। अब करते क्या है, हम ट्राई के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जिसके अंदर हमें लगता है कि यार इसमें ना कुछ एक्सेप्शन आ सकता है। कैच के अंदर हम मैसेज लिखते हैं और थ्रो क्या करते हैं, थ्रो हम एक पर्टिकुलर एरर जो होती है उसको थ्रो करते हैं। तो इन 3 कीवर्ड का यूज़ करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं C++ के अंदर। अगली चीज़ है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्राई कैच एंड थ्रो कीवर्ड। वही जो चीज़ मैंने बताई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि थ्रो मेरा एक एक्सेप्शन को थ्रो करने के काम आता है। ट्राई के अंदर मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं वो चीज़ लिखूंगा जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और कैच के अंदर मैं एक पर्टिकुलर मैसेज दिखाऊंगा कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। What is namespace in C++? How does it help in avoiding naming conflict? देखो एक आंसर यहीं पे मिल गया कि नेम स्पेस मेरा यूज़ किस लिए किया जाता है कि भाई नेमिंग कन्फ्लिक्ट है उसको ये दूर भगाता है। ठीक है, नेम स्पेस क्या होता है, मेरे पास एक ऐसे, ये मेरे पास एक एरिया हो गया, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एरियाज़ होते हैं C++ के अंदर, और इन सबको मैं क्या बोल देता हूँ, इन सबको बोल देता हूँ नेम स्पेस। ये भी मेरे पास ये एरिया है। जैसे मैं अपने घर को भी घर बोलूँगा, मैं मेरे दोस्त के घर को भी घर बोलूँगा, मैं मेरी बुआ के घर को भी घर बोलूँगा। तो ऐसे ही जो ये रीजन है, क्षेत्र है, इसको मैंने बोल दिया नेम स्पेस, इसको भी मैंने बोल दिया नेम स्पेस, इसको भी मैंने बोल दिया नेम स्पेस। मैं अपने घर को मेरा घर बोलूँगा, मैं मेरे दोस्त के घर को उसका घर बोलूँगा, मैं मेरी बुआ घर को बुआ का घर बोलूँगा। ऐसे ही नेम स्पेस होते हैं, इनके भी कुछ नाम होते हैं। जैसे मेरा घर है, मैंने उसको बोल दिया STD नेम स्पेस। ये वाला जो नेम स्पेस है मैंने बोल दिया HD नेम स्पेस। ये जो मेरा नेम स्पेस है मैंने इसको बोल दिया फुल HD नेम स्पेस। ठीक है, इनके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे पास सी आउट और सी इन नाम के ऑब्जेक्ट होते हैं और एक एंडल नाम का ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको इस नेम स्पेस के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये आपको इस नेम स्पेस के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मुझे बताना पड़ता है। अगर मैं इस तरीके से ना बताऊँ, आप एक लाइन लिखते हो, हमेशा आप लिखते हो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, आप ये चीज़ हमेशा लिखते हो। आप क्या बता रहे हो कि भाई मैं ना ये वाला नेम स्पेस यूज़ करने वाला हूँ, एसटीडी वाला। अब ये जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे इसके अंदर भी ये सी आउट वाला फंक्शन है, सीन वाला फंक्शन है, ये अलग अलग नेम स्पेस के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे मैं ह्यूमन हूँ लेकिन मैं अपने घर के अंदर अलग तरीके से बिहेव करूँगा, ऐसे ही सी आउट और सी इन का फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करता है जब आप उसको स्टैंडर्ड तरीके से यूज़ करते हो, एसटीडी यूज़ करते हो इस तरीके से। यहाँ पर इस वाले नेम स्पेस में हो सकता है अलग तरीके से बिहेव करे, यहाँ पर इस वाले नेम स्पेस में हो सकता है अलग तरीके से बिहेव करे। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो हमको यहाँ पर ऐसे बताना पड़ता है ताकि नेमिंग कन्फ्लिक्ट ना हो। समझ गए? ये कुछ वैसे ही है कि जैसे आपके कॉलेज में अलग अलग क्लास है, ठीक है। एक आपके कॉलेज में अब आपके कॉलेज में 2 क्लासेस हैं, उनके अंदर पहली क्लास के अंदर भी बीसीए के अंदर भी राहुल है, एमसीए के अंदर भी राहुल है। तो अगर अकाउंट सेक्शन में किसी ने बोला कि राहुल को बुला के लाओ, तो भाई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको बोलना पड़ेगा कि कौन से राहुल को बुला के लाना है, बीसीए वाले राहुल को बुला के लाना है या एमसीए वाले राहुल को बुला के लाना है। ऐसे ही हमें यहाँ पे बताना पड़ता है कि नेम स्पेस तो आप यूज़ कर रहे हो, कौन से वाला यूज़ कर रहे हो, एसटीडी वाला यूज़ कर रहे हो या एचडी वाला यूज़ कर रहे हो या फुल एचडी वाला यूज़ कर रहे हो। तो ये मेरा क्या होता है, नेम स्पेस होता है। तो आप बोल सकते हो नेम स्पेस इज अ डिक्लेरेटिव रीजन दैट प्रोवाइड्स अ स्कोप फॉर आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मेरे क्या होते हैं, जैसे मेरे कीवर्ड्स हो गए, ये सारे के सारे मेरे आइडेंटिफायर्स होते हैं। जो मेरे लूप्स हो गए वो आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनको मैं एक नाम से पहचान सकूँ। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग इन C++। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग ये होती है कि फाइल को आप ओपन करते हो, जब किसी फंक्शन के थ्रू आप उसको क्लोज करते हो, आप उसके अंदर रीडिंग करते हो, राइटिंग करते हो, ये सारे फंक्शन जब मैं लिखता हूँ और इनका यूज़ करता हूँ तो इनको मैं बोलता हूँ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आपको ये चीज़ याद रखनी है, जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट, आपको एक क्लास को या फिर मैं एक बोलूँ लाइब्रेरी को आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी है, देखो यहाँ पर दिया गया है इफ स्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी, ऑफ स्ट्रीम नाम की लाइब्रेरी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इनपुट आउटपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हैश इंक्लूड, जैसे आईओ स्ट्रीम लिखते हो ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ऐसे ही आप लिख सकते हो हैश इंक्लूड IF स्ट्रीम। IF हो गया इनपुट फाइल के लिए, और ये हो गया हैश इंक्लूड, राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है मेरी, हैश इंक्लूड OF स्ट्रीम, जो कि किसके लिए हो गया, OF स्ट्रीम मेरा हो गया आपका आउटपुट के लिए, और ये हो गया इनपुट के लिए, ठीक है। स्ट्रीम का मतलब बेसिकली क्या होता है, एक पाइप होता है जो कि पाइप, अब इसको ऐसे समझो कि स्ट्रीम का मतलब है कि कीबोर्ड से मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो मेरे प्रोग्राम के अंदर कैसे जाएगा, तो वो स्ट्रीम के थ्रू जाएगा। ऐसे ही जो मेरा प्रोग्राम के अंदर से मेरे को आउटपुट दिखाना मॉनिटर पे, तो प्रोग्राम मेरा कहाँ पे होता है, प्रोग्राम मेरा रिसाइड करता है रैम के अंदर। अब रैम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसी तरीके से मेरा कीबोर्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, मॉनिटर मेरा एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उस स्ट्रीम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। यानी कि मैंने कुछ भी डाला, जैसे मैंने RAHUL राहुल डाला, तो वो उस स्ट्रीम के थ्रू बाय कैरेक्टर जाएगा मेरे प्रोग्राम के अंदर, और मेरे प्रोग्राम से वो वापस जब मॉनिटर के ऊपर जाएगा तो वो ऐसे ही सेम मैनर में जाएगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ये होता है मेरा फाइल। यहाँ पर मेरे को फाइल मोड्स को इंक्लूड करना पड़ता है। IF स्ट्रीम हो गया, OF स्ट्रीम हो गया, ठीक है, और iOS बाइनरी हो गया, ये सारी की सारी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनके अंदर लाइब्रेरी को ऐड करने से बेनिफिट क्या होता है कि इनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं आप उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको देख सकते हो। एक्सप्लेन द डिफरेंट, हाँ डिफरेंट फाइल मोड्स, ये रह गया सपोर्टेड इन C++। डिफरेंट फाइल मोड्स हो सकते हैं आपके, आप कह सकते हो कि अपेंड करने का एक मोड हो गया, ठीक है, ट्रंकेट करने का एक मोड हो गया। अपेंड का मतलब है कि आपकी पहले से कोई फाइल बनी हुई है, आप उसमें कुछ नया मटेरियल लिख रहे हो, तो क्या होगा कि पहली वाली एक फ़ाइल है मेरे पास, एक पहली वाली फ़ाइल है, नोटपैड की फ़ाइल है, इसके अंदर लिखा हुआ है राहुल,
और रोल नंबर लिखा हुआ है 23। अगर आप इसके अंदर कुछ भी चीज़ ऐड करोगे तो आपने ऐड करा इसके अंदर निशांत, अब ये अपेंड हो जाएगा अगर आप इस मोड का यूज़ करते हो, इस मोड का यूज़ करते हो iOS ऐप। अगर आप चाहते हो कि ये जो पहले से फाइल के अंदर लिखा हुआ है ये हट जाए और एक नई फाइल क्रिएट हो और वहाँ पर सिर्फ ऐसे निशांत लिखा है, ये चीज़ कैसे होगी? ये चीज़ आपकी होगी जब आप इस वाले फाइल मोड का यूज़ करते हो, iOS ट्रंकेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल स्टोर डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट व्हेन वाइल बाइनरी फाइल्स स्टोर डेटा इन बाइनरी। काफ़ी सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल 23 निशांत, ये सारा का सारा क्या है, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल क्या होगी? अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें तो राहुल के इक्वलेंट एक जो मेरे पास डेसिमल नंबर होगा, उस डेसिमल नंबर की एक बाइनरी वैल्यू होगी, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 100101, ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया बाइनरी फाइल और ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी हो गई टेक्स्ट फाइल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज डेटा हाइडिंग अचीव्ड इन C++, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखो डेटा हाइडिंग तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट जब हम डेटा को करते हैं कि क्यों ज़रूरी है। भाई हम नहीं चाहते कि यूज़र छेड़छाड़ करे उसके साथ। डेटा हाइडिंग अचीव कैसे की जाती है कि आपके जो डेटा मेंबर्स हैं ना उनको प्राइवेट कर दो, आप सिंपल प्राइवेट कर दो या फिर प्रोटेक्टेड कर दो, तो आप क्या करोगे? डेटा हाइडिंग को अचीव कर लोगे। सिंपल सा आंसर है इसका। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जब आप क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ मतलब डेटा और साथ में फंक्शन, जब उसको क्लास के अंदर एक साथ लिख देते हो तो वो हमारा होता है इनकैप्सुलेशन, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स, यानी कि डेटा और मेथड को एक ही जगह पे लिख दिया, बात खत्म। ये मेरा क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन हो गया। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन C++। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर। समझ नहीं आया? किसी ने पूछ लिया बताओ एब्स्ट्रैक्शन से रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। आप कह सकते हो कि कार जब आपने देखी है ना, कार के ऊपर एक डैशबोर्ड लगा होता है, उस डैशबोर्ड में सारे के सारे मेरे फीचर्स होते हैं, और जो मेरा कार का बोनेट होता है ना, कार के बोनेट में मेरे सारे वायर्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। यानी कि हम नहीं चाहते यूज़र को वो सारी चीज़ें दिखाना, हम नहीं कस्टमर को दिखाना चाहते। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, है ना, कि मैंने सारी इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दिया, आपको सिर्फ उतनी चीज़ें दिख रही है जितनी आपको दिखनी चाहिए, आपको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। ATM मशीन पे मैं गया, ATM मशीन पे मेरे को चीज़ें विड्रॉ वाले फंक्शन का यूज़ करना है, पैसे निकलवाने, मुझे नहीं पता इंटरनेट डिटेल्स यार कैसे काम करती है। मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला, वो अकाउंट नंबर कैसे जाके वेरीफाई हो रहा है, क्या चीज़ें चेक की जा रही है, मेरा नाम चेक किया जा रहा है, मेरे घर का एड्रेस चेक किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे नहीं पता इंटरनल डिटेल्स। जब हम इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देते हैं कस्टमर से, यूज़र से, तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा होता है एब्स्ट्रैक्शन। ये रियल लाइफ में हमने देख लिया, और इस रियल लाइफ के तर्ज पे हम जब कोड लिखते हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ को जैसे प्राइवेट कर दिया हमने किसी चीज़ को, तो वो जब हम डेटा हाइडिंग करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं वो अचीव हो रहा होता है। व्हाट आर वर्चुअल फंक्शन? अब वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन आर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन अ बेस क्लास। हमेशा याद रखना है कि बेस क्लास के अंदर हम इनको डिक्लेयर करेंगे। क्यों डिक्लेयर बेस क्लास में किया जाता है? देखो, जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं ना, तो जैसे ये हमारा यूज होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, वर्चुअल फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कि मेरे पास एक बेस क्लास है, बेस क्लास के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है स्टार्ट नाम का, ठीक है, और मेरा ड्राइव क्लास के अंदर भी स्टार्ट नाम का फंक्शन है। अब होगा क्या कि जब मैं बेस क्लास पॉइंटर ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा तो वहाँ पर कॉल कौन सा होगा? बेस क्लास वाला कॉल होगा, जबकि होना क्या चाहिए? होना चाहिए ड्राइव क्लास का, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तुम ड्राइव क्लास के बना रहे हो ना। तो वहाँ पर तुम क्या करोगे कि जो फंक्शन होगा, जैसे स्टार्ट नाम का फंक्शन है मेरे पास, इस स्टार्ट नाम के फंक्शन के आगे, ठीक है, मैं लगा दूंगा एक कीवर्ड वर्चुअल, यानी कि अब ये कॉल नहीं होगा क्योंकि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। वर्चुअल का मतलब यही तो होता है ना। जैसे वर्चुअल रियलिटी होती है, तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? ये असलियत में थोड़ी है, आपको दिखाने के लिए है। तो वर्चुअल फंक्शन हमारा ये होता है, बेस क्लास में डिक्लेयर किया जाता है और ओवरराइड कहाँ किया जाता है? ड्राइव क्लास के अंदर।
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंपल मतलब है कि अगर मैंने वर्चुअल फंक्शन को 0 असाइन करा दिया, ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल फंक्शन डेट हैव नो इम्प्लीमेंटेशन इन द बेस क्लास एंड मस्ट बी ओवररिडन इन ड्राइव क्लास। देखो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने बेस क्लास के अंदर वर्चुअल ऐसे कीवर्ड लिख दिया, ठीक है, तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको ओवरराइड करो, आप इसको ओवरराइड करो ड्राइव क्लास के अंदर, कोई बाउंडेशन नहीं है। करोगे ठीक है, नहीं करोगे ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो आपको इसको ओवरराइड करना पड़ेगा ड्राइव क्लास के अंदर, मस्ट है ये। फिर तो आप ये कह सकते हो कि जहां पर आपको लगता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर मुझे ओवरराइड करना ज़रूरी ही है, फंक्शन ओवरराइड करना ज़रूरी ही है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ पर आप बेस क्लास के अंदर क्या करोगे, प्योर वर्चुअल फंक्शन लिखोगे। जो आपका वर्चुअल फंक्शन होगा उसको आप ऐसे 0 असाइन कर दोगे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वर्चुअल कीवर्ड होता है फॉलोड बाय इक्वल टू 0। डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस पॉइंटर इन C++। दिस पॉइंटर यूज़ क्यों किया जाता है ये समझने की कोशिश करो। देखो मेरे पास ना एक करंट, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मेरे पास एक क्लास हो गई यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिख लिया सब। अब इस क्लास के अंदर ना अगर मैंने लिख दिया इंटीज़र a और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीज़र b, और फिर मैंने एक फंक्शन लिख दिया सम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया फिर दोबारा से इंटीज़र a इंटीज़र b, ठीक है, और यहाँ मेन में जाके और सम को मैंने वैल्यू पास कर दी 10 और 20, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से कि जो मेरा a होगा इजिकल टू a, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ b इजिकल टू b। आपको कैसे पता कौन से वाला a कौन से वाला a है, नहीं पता चलेगा। तो आप क्लास का जो करंट वेरिएबल होता है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाते हो दिस डॉट a, यानी कि ये वाला जो a है वो क्लास वाला a है, वो ये फंक्शन वाला a और b नहीं है। ये वाला जो b है वो ये क्लास वाला b है, ये फंक्शन वाला b नहीं है। तो आप इसके लिए यूज़ करते हो इसको। जब यहाँ पे नेमिंग कन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप इसको दिस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो, दिस पॉइंटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको करंट ऑब्जेक्ट को बताता है या करंट वेरिएबल को बताता है। व्हाट आर फ्रेंड फंक्शन, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मेंबर फंक्शन। ठीक है, अब देखो फ्रेंड फंक्शन काम क्या करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें पता है कि मैंने किसी क्लास के अंदर अगर अपने डेटा को प्राइवेट कर दिया या प्रोटेक्टेड कर दिया तो आप मेन फंक्शन से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये चीज़ कर दो कि आप फ्रेंड फंक्शन लिख दो उसके अंदर, ठीक है, यानी कि कोई फंक्शन आपने लिखा और आपने बता दिया कि इसके अंदर जो डेटा है वो प्राइवेट तो है लेकिन ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, तो आप उस प्राइवेट डेटा या प्रोटेक्टेड डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो। सिंपल सी ये कहानी है इसकी। और मेंबर फंक्शन से इसलिए डिफरेंट है कि मेंबर फंक्शन में अगर आपने जो आपका डेटा है उसको प्राइवेट कर दिया तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते मेन से। लेकिन अगर आपने उसको फ्रेंड फंक्शन बना दिया, मतलब ऐसे समझो कि मेरे पास कोई सम नाम का फंक्शन है, उसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, एक इंटीजर ए ले लिया, एक इंटीजर बी ले लिया। इंटीजर ए इंटीजर बी दोनों को मैंने क्या करा, दोनों को मैंने प्राइवेट कर दिया। ये हो गया मेरा कि मेंबर फंक्शन है नॉर्मल। अब अगर मेन से मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा नहीं होगा, जबकि अगर मैंने इस सम नाम के फंक्शन को फ्रेंड कीवर्ड की हेल्प से फ्रेंड फंक्शन बना दिया तो अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है हाउ इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंटेड इन C++। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास। सिंपल है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक से ज़्यादा मेरे पास बेस क्लास होनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास डी और यहाँ आपने ये कॉलन लगा दिया, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि इनहेरिट हो रहा है कुछ। फिर आपने यहाँ लिख दिया कि मैं पब्लिकली इनहेरिट करा रहा हूँ ए क्लास को और कोमा लगा दिया, और पब्लिकली इनहेरिट करा रहा हूँ बी क्लास को। एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे, आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि ये आप किस तरीके से इसको इनहेरिट करा रहे हो, पब्लिकली करा रहे हो ए को, पब्लिकली भी। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये तो करेक्ट है, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्लास डी कॉलन और आपने लिख दिया पब्लिक ए
कॉमा बी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को लिखने का इम्प्लीमेंट करने का तरीका हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा, डिस्कस दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। एडवांटेजेस क्या होगी, इंक्लूड कोड रीयूज हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एम्बिग्विटी आ जाती है। डायमंड प्रॉब्लम, ये आप पढ़ सकते हो, डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, होमवर्क ले लो इसको। कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल फॉर नेमिंग कन्फ्लिक्ट, तो नेमिंग कन्फ्लिक्ट आने के चांसेस होते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर, ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एसटीएल क्या होता है, देखो कुछ हमारे पास ना डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे पास स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया, क्यू आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया, और इसके अलावा लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर आप सी लैंग्वेज की बात करो तो आप सी लैंग्वेज के थ्रू अगर डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है। लेकिन जो बाकी की लैंग्वेज ही ना, बाकी की लैंग्वेजेज है जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें एक फीचर आता है STL का नाम का। STL का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहले से ही मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेक्टर्स हो गया, लिस्ट हो गया, मैप्स हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इनको लिखता हूँ और इनकी जो फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे ये स्क्रैच से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का फ़ायदा होता है। कलेक्शन होता है जेनरिक क्लासेस का एंड फंक्शंस का। तो STL अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ जेनरिक क्लासेस एंड जेनरिक फंक्शंस, ठीक है, डेट प्रोवाइड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, की डायरेक्ट यूज़ कर लो भाई, सी की तरह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ STL। अब कंपोनेंट्स आपके वही चीज़ आ गई कि भाई आपका देखो इसमें क्या चीज़ है, कंपोनेंट्स में आपका आता है कंटेनर्स आ जाते हैं, ये नाम याद रख लेना, कंटेनर्स हो गया, ठीक है, आइटरेटर्स हो गया, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड, एल्गोरिथम्स आ गए, आपकी शॉर्टिंग एंड सर्चिंग, फंक्शन ऑब्जेक्ट आ गए। तो चार चीज़ें होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, आइटरेटर्स होते हैं, एल्गोरिथम होती है, और लास्ट में आपके फंक्शन ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरेज इन C++। जब आप एरे का यूज़ करते हो ना, तो एरे जो मेमोरी एलोकेट करता है वो स्टैटिकली करता है, जबकि अगर हम ये चाहते हैं कि आप कर सकते हो, आप एरे आप कह सकते हो कि मैं एरे के अंदर इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जैसे एरे को मैंने लिखा इंटीजर ARR, और यहाँ पर मैंने जो एरे के नंबर है, यहाँ पे नंबर देते हैं, मैंने लिख दिया L, ठीक है, फिर मैंने N डाल दिया यूज़र से लेके। ये तरीका गलत है यार, ये बैड प्रैक्टिस है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पे आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना वो है वेक्टर का। वेक्टर आपका क्या होता है, वेक्टर आपका होता है डायनेमिक एरे, ठीक है। एरे होता है स्टैटिक एरे, वेक्टर आपका डायनेमिक एरे। जो क्या कर सकता है, वेक्टर आर डायनेमिक एरे दैट कैन रीसाइज इटसेल्फ व्हाइल एरेज हैव अ फिक्स साइज, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हो। अगला क्या है, हाउ आर आइटरेटर्स यूज इन STL। आइटरेटर्स आर यूज टू ट्रैवर्स एंड मैनिपुलेट एलिमेंट्स इन कंटेनर्स। देखो आइटरेटर का मतलब ही क्या होता है, आइटरेट करना मतलब एक आप लूप की तरह कह सकते हो, जैसे ट्रैवर्स करते हैं ना 1 by 1, ऐसे ही इसमें हम ट्रैवर्स करते हैं और जो एलिमेंट मेरे रखे होते हैं उसको मैं मैनिपुलेट करता हूँ। तो ये मैं किसकी हेल्प से करता हूँ, आइटरेटर की हेल्प से करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ एल्गोरिथम इन द STL। अब एल्गोरिथम मेरे को पता है, एल्गोरिथम आपसे पूछ ले, बताओ एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है। तो एल्गोरिथम मेरे को पता है कि यार स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है, वो क्या है मेरा, वो मेरा है एल्गोरिथम। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर जो मेरे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनकी भी तो एल्गोरिथम लिखी जाती है ना पहले। एल्गोरिथम इन दी STL प्रोवाइड जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन ऑपरेशन सच एज शॉर्टिंग, सर्चिंग एंड मॉडिफाइंग सीक्वेंस। इसको कुछ कुछ ऐसे समझो कि कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरे पास, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे वाटर एक डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर कुछ कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, कॉमन फंक्शंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, जैसे कि किसी को नया कनेक्शन कराना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का भी नया कनेक्शन करा सकता है, या पानी के लिए भी नया कनेक्शन करा सकता है, हो सकता है ना ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ जेनरिक इम्प्लीमेंटेशन होती है एल्गोरिथम्स की, जो कि मेरी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में काम में आ जाती है। तो ये मेरी इंपॉर्टेंस है एल्गोरिथम के STL के अंदर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंटेनर्स इन द STL।
कंटेनर्स का रोल क्या होता है? कंटेनर्स इन द एचटीएल स्टोर एंड मैनेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे पास जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको स्टोर करता है और मैनेज करता है, ये मेरे कंटेनर। कंटेनर नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंटेन करके रखे हुए। क्या कंटेन करके रखे हुए? ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि मेरे ऑब्जेक्ट जो होते हैं इसका कलेक्शन है, क्या करता है? इसको स्टोर कर लेता है और फिर क्या करता है? मैनेज करता है। दे प्रोवाइड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर सच एज वेक्टर, लिस्ट, मैप्स, वेरियस प्रॉपर्टीज एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टर्स। यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या मिलते हैं कि ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, साथ में मेरे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये मेरा हो गया रोल ऑफ कंटेनर का इन द एचटीएल। ये रोल में तो आप इतना ही बोल सकते हो, खाली इतना मेरा हो गया। अगला है हाउ आर सेट्स एंड मैप्स इम्प्लीमेंटेड इन एचटीएल। तो भाई जो सेट्स होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है बाइनरी सर्च ट्री जैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, इसको रेड ब्लैक ट्री भी कहते हैं। वाइल मैप्स आर इम्प्लीमेंटेड एज बाइनरी सर्च ट्रीज विद की वैल्यू पेयर्स, यानी कि मैंने ऐसे पेयर्स में बना दिया कि ये 1 रोल नंबर हो गया तो ये क्या हो गया? ये हो गया राहुल। ये 2 रोल नंबर हो गया तो ये क्या हो गया? दीपक। इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा होगा की वैल्यू पेयर। अगली चीज़ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बाकी फंक्शन से कैसे अलग है? बाकी फंक्शन में नाम लिखते हो आप, ठीक है, फंक्शन का नाम। लैम्डा में नहीं लिखते। लैम्डा फंक्शन क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ लैम्डा फंक्शन सर एनोनिमस फंक्शन, यानी कि फंक्शन का नाम नहीं लिखेंगे। डेट कैन बी डिफाइंड इन लाइन। इन लाइन का मतलब होता है कि जब कंपाइलर कंपाइल कराता है किसी चीज़ों को तो वो क्या करता है कि जहाँ पर आपका कोड लिखा होता है ना, उस कोड को, जैसे मैं इसको समझाता हूँ आपको। इनलाइन का मतलब ये है, सपोज करो कि जब मेरा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सम नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ये इसका कोड हो गया, ठीक है, और ये मेन हो गया, तो मेन के अंदर से मैंने इसको कॉल कर दिया। अगर मैं इसको इनलाइन कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इनलाइन लिख दूँ, इसका मतलब क्या है कि जब कंपाइलर इसको रन कराने के लिए आएगा ना, इसको एग्जीक्यूट कराएगा जब, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा, तो वो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। नॉर्मल केस में यहाँ पे जाएगा, लेकिन इनलाइन के केस में क्या है कि वो पूरे के पूरे कोड को उठा के यहीं पे ले आएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन, ठीक है। तो लैम्डा जो मेरा होता है वो क्या होता है? एनोनिमस फंक्शन होते हैं। डेट कैन बी डिफाइंड इनलाइन, यानी कि इनलाइन कीवर्ड का यूज़ करके उनको डिफाइन किया जा सकता है। दे अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ फंक्शन ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लाई, सिंप्लीफाइंग कोड एंड प्रमोटिंग रीडेबिलिटी, यानी कि इससे क्या होता है? आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसका सिंटेक्स आप देख सकते हो। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? जैसे सपोज करो मेरे को मेरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पे चाहिए कि यार इसकी ना वैल्यू कोई चेंज ना करे। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। मैं नहीं चेंज करना चाहता अपने कोड के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ? मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। जैसे पाई को डिफाइन, मतलब यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि पाई अगर मैंने इस तरीके से लिखा, इसका मतलब तो ये है कि जहाँ पर मैं पाई लिखूँगा वो रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से। लेकिन अगर मेरे को कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है तो मैं ऐसे करूँगा, कॉन्स्ट, फिर मैंने लिख दिया इंटीजर नहीं फ्लोट, कॉन्स्ट फ्लोट, और मैंने इसके बाद लिख दिया पाई, और फिर मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 3.14। अब आप देखोगे कि ये क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई वैल्यू पाई। अब पाई की वैल्यू अगर आप अगली लाइन में ऐसे कोशिश करोगे ना, पाई इज इक्वल टू 5.16, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि आप नॉर्मल वेरिएबल में क्या करते हो? मैंने अगर ऐसे लिख दिया इंटीजर इज इक्वल टू 10, अब अगर आप अगली लाइन में लिखते हो इज इक्वल टू 20, तो अगर सी आउट कराते हो तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट ए, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 10 नहीं आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहाँ केस में क्या आएगा? 3.14। तो ये होता है कॉन्स्टेंट के लिए। व्हाट आर स्मार्ट पॉइंटर? हाउ डू दे हेल्प इन मेमोरी मैनेजमेंट? देखो मेमोरी मैनेजमेंट अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि 2 अपने पास ऑपरेटर होते हैं, न्यू ऑपरेटर होता है और डिलीट ऑपरेटर होता है। न्यू ऑपरेटर क्या काम करता है कि आपकी मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। डिलीट ऑपरेटर आपकी मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करता है। अगर ये काम अपने आप हो जाए, मेरे को डिलीट कीवर्ड का यूज़ ना करना पड़े, मेरे को न्यू कीवर्ड, तो ये जो हमारा पॉइंटर होता है जो कि थोड़ा सा स्मार्ट है, वो क्या करता है? वो मेमोरी को अगर एलोकेट कराना होता है तो अपने आप करा लेता है। जब उसको लगता है कि नहीं अब ये यूज़ में नहीं आ रही, तो इसको जब वो, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो मेमोरी को डी एलोकेट भी करा लेता है। तो ये हमारा होता है स्मार्ट पॉइंटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड यूजिंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन C++। देखो बहुत आसान है।
मेरे पास दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक मेरे पास होता है बिल्ट इन डेटा टाइप, एक मेरे पास होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। बिल्ट इन डेटा टाइप क्या है, जिसकी वैल्यू मेरे पास फिक्स है। मेरे पास इंटीजर की वैल्यू फिक्स है कि भाई 4 बाइट ही लेगा। मेरे पास फ्लोट की है कि भाई 4 बाइट ही लेगा, डबल है कि 8 बाइट लेगा। लेकिन यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है कि ऐसा डेटा टाइप जिसको यूज़र डिफाइन कर रहा है। यूज़र चाहे तो कह सकता है कि 20 बाइट का डेटा टाइप है, यूज़र चाहे तो बोल सकता है कि 30 बाइट का डेटा टाइप है, यूज़र चाहे तो कह सकता है कि 40 बाइट का डेटा टाइप है। लेकिन करेगा कैसे, उसको करना पड़ेगा या तो स्ट्रक्चर बना के या क्लास बना के। क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, एक सेकेंड दीजिए बस मेरे को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक क्लास लिख दी मैंने, क्लास मैंने लिख दी सम नाम की, और यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीज़र a इजिकल टू 10, फिर मैंने लिखा इंटीज़र b इजिकल टू 20, फिर मैंने लिखा यहाँ पे कैरेक्टर a, और मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद मैं मेन फंक्शन लिखा यहाँ पे, और मेन फंक्शन में मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट बना दिया इसका सम s1। अब मैंने बोला बताओ उस s1 का साइज़ क्या होगा, यानी कि क्योंकि मैंने क्लास कीवर्ड डाल दिया, ऐसे स्ट्रक्चर कीवर्ड के लिए स्ट्रक्चर के लिए क्या करते हो, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। अब मैंने पूछा कि s1 का साइज़ बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 4 बाइट और 4 बाइट 8 बाइट और एक नो, तो s1 का जो मेरा साइज़ होगा डेट वुड बी 9 बाइट। तो ये क्या हो गया, अब 9 बाइट तो होता नहीं है बिल्ट इन। अब मैंने पूछा कोई एक ऐसा डेटा टाइप बताओ जो कि बिल्ट इन डेटा टाइप है और जिसका साइज आपका 9 बाइट होता है, तो आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, इंटीजर का 4 बाइट होता है, डबल का 8 बाइट होता है, 9 तो किसी का नहीं होता। तो 9 क्योंकि हमने अपना डेटा टाइप बनाया यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 9 भी हो सकता है। और ये बनाया कैसे जाता है, या तो ये स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से बनाया जाता है, क्लास कीवर्ड की हेल्प से बनाया जाता है। दे इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर, ये डेटा मेरा हो गया, बिहेवियर भी लिख सकते हो, फंक्शंस भी लिख सकते हो। प्रोवाइडिंग ए वे टू मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ इन द प्रोग्राम, यानी कि रियल वर्ल्ड की एंटिटीज़ को आप इसमें लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, मैं इसी तरीके के क्वेश्चंस पे वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और फॉर योर वाइवा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।